तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 16 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें, सो डैट आपको ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड चुन से पूछ रहा होता है न्यू एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या उसने एक्टर्स का सिलेक्शन कर लिया है। चुन कुछ एक्टर्स के नाम लेता है जिस पे कुछ इन्वेस्टर्स तो एग्री करते हैं और कुछ डिसएग्री करते हैं। एक्चुअली डैड यहाँ चाहता था कि कोई ऐसा एक्टर का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जिसकी मीडिया में रीच ज़्यादा हो और जो यंगस्टर के सामने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से एक आदमी ऐसे ही एक एक्टर के नाम लेता है और वो डिस्प्ले करता है उसकी पिक्चर्स। वो एक्टर और कोई नहीं, डैड का एक्स बॉयफ्रेंड ही होता है, जिसे देखकर टाइम और डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली डैड के एक्स बॉयफ्रेंड का ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, इसलिए आजकल ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होता है। डैड के एक्स बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स देखकर सारे इन्वेस्टर इसकी पॉपुलैरिटी पे एग्री करते हैं और सब बोलते हैं कि हाँ, हमारे अगले एडवर्टाइजमेंट के लिए इस एक्टर को ही चुनना चाहिए। डैड के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो सबकी बातों से एग्री करता है और वहाँ से इस एक्टर को साइन करने के लिए बोल के चला जाता है। डैड के पीछे पीछे टाइम भी उसके ऑफिस तक पहुँचता है और उससे पूछता है कि क्या तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने क्यों चूज़ किया उस एक्टर को। डैड टाइम को रिप्लाई देता है, काम अपनी जगह पर है और पर्सनल मैटर अपनी जगह पर। मैं अपने काम में पर्सनल मैटर को लाना पसंद नहीं करता हूँ और मुझे नहीं लगता है मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के प्रेजेंस से मुझे कुछ भी फ़र्क पड़ता है। इतना सुनते ही टाइम भी उसे घूर घूर के देखने लगता है कि क्या ये सच बोल रहा है या बस अपने आप को दिलासा दे रहा है। दूसरा सीन हमें कसिनो का दिखाया जाता है, जहाँ पर चुन की मॉम और चुन कसिनो के मालिक के पास पहुँचे होते हैं। कसिनो का मालिक चुन और उसकी मॉम पर गुस्सा कर रहा होता है कि क्यों उन्होंने इतने दिनों से काम नहीं किया है, उसकी कंपनी वो कब ओपन करवाने में मदद करेंगे। इतना सुनते ही चुन कसिनो के मालिक से एक और चांस मांगता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी उसको एग्री करने के लिए बोलती है। कसिनो के मालिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो डैड जो होता है जिससे वो खेल रहा होता है वही चुन के ऊपर फेंक के मारता है। चुन को बचाने के लिए चुन की मॉम और उसका मैनेजर उसके सामने आ जाता है। चुन के कसिनो के मालिक के आदमियों से कुछ हाथापाई भी हो जाती है, गर्मा गर्मा होने ही लगती है। वहीं चुन की मॉम उसे रोकते हुए बोलती है, मैं अश्योर करती हूँ कि आपका काम हो जाएगा। फिर कसिनो का मालिक चुन की मॉम के साथ बदतमीजी करते हुए बोलता है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो अगली मीटिंग हम दोनों की होगी, जो कि अकेले में। इतना सुनते ही चुन को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। चुन को कंट्रोल में लाने के लिए कसिनो के मालिक के आदमी बहुत पकड़ पकड़ के चुन को मारते हैं। फिर से चुन को बचाने के लिए चुन की मॉम को सामने आना पड़ता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाते कि रेन भी एक आदमी की बंदूक छीन के उसके ऊपर ही तान देता है। ये सब देख के कसिनो के मालिक को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। चुन की मॉम कसिनो के मालिक से एक लास्ट चांस मांग के वहाँ से जाने की करती है। कसिनो का मालिक भी चुन की मॉम के कहने पे उसे लास्ट चांस दे देता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन की मॉम चुन से बात कर रही होती हैं, बोलती हैं, मुझे नहीं लगता है हम इस सिचुएशन से इतनी आसानी से बाहर आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद चुन की मॉम उसे वॉशरूम का कह के वहाँ से चली जाती हैं। चुन रिन को सारी बातें बताने लगता है, अपनी बचपन से लेके आज तक उसके साथ क्या क्या हुआ है। ऐसे वो ग्रैंडफादर के सेकंड चाइल्ड का बेटा है और बड़े होने के बावजूद भी डैड को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती आ रही है क्योंकि वो बड़े बेटे का बेटा है। सुनते ही रिन चुन को बोलता है कि आज भी आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ सकती है। चुन उसको देखता है और बोलता है कि हाँ, मुझे अब आइडिया आ गया है। मुझे लगता है कि डैड को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और डैड को हम ऐसा करेंगे कि उसे कभी भी फादर बनने ही नहीं देंगे।
चुन को एक स्पेशलिस्ट हायर करने के लिए बोलता है। पीछे से मॉम भी ये सब बातें सुन लेती हैं और वो चुन के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है ऐसा प्लान सोचने के लिए। चुन की मॉम चुन के साथ इमोशनल होते हुए बोलती हैं, तुम्हारे ऊपर पहले से ही किसी का मर्डर चार्जेस हैं। मैं नहीं चाहती हूँ तुम जेल चले जाओ या तुम्हारे ऊपर कोई और चार्जेस भी इन्वॉल्व हों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ नया प्लान सोचो और कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा नाम ना आए। ऐसा बोल के वो तो वहाँ से चली जाती हैं और चुन सोच में पड़ जाता है। दूसरा सीन हमें नुच का दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम और डैड को लेकर अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में पहुंची होती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर डैड नुच से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नुच को शर्मिंदा हो, और वो अपने नीज पे जाके उसको प्रॉमिस करने की भी कोशिश करते हैं, जिसे देखकर नुच और नुच की मॉम दोनों ही हंसने लगती हैं। नुच अपने फादर से बोलती है, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे मॉम और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखें और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। जिस पे उसके फादर भी एग्री करते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे सीन में हमें मारिसा को दिखाया जाता है, जो कि मॉल में पहुंची होती है और वो उसी शॉप के सामने आके खड़ी हो जाती है जहां से पिछले बार टाइम ने नुच के लिए ब्रेसलेट खरीदा होता है। शॉप के अंदर जाकर मारिसा भी वही ब्रेसलेट सेलेक्ट करती है जो पिछले बार उसने टाइम के हाथों में देखा था, और वो सोचने लगती है कि यही ब्रेसलेट था जो उसने अपनी लेडी के लिए खरीदा था। वो ब्रेसलेट पैक करवा कर मारिसा वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नुच मारिसा को कुकीज़ बनाने की रेसिपी सिखाने के लिए तैयारी कर रही होती है। वहीं पर मारिसा उस ब्रेसलेट को निकाल कर जानबूझकर उससे फ्लोर पर फेंक देती है, जो कि ये पता करना चाहती थी कि ये ब्रेसलेट टाइम ने नुच को ही दिया था या किसी और को। नुच को वो ब्रेसलेट दिखाने के लिए जानबूझकर मारिसा एक बर्तन नीचे गिरा देती है, जिसको उठाने के लिए नुच नीचे झुकती तो है मगर वो उस बर्तन को ही देखती है और वो उस ब्रेसलेट पे ध्यान नहीं देती है। दूसरे सीन में हमें मदर को दिखाया जाता है, जो कि किचन में पहुंची होती हैं और जो कि नुच से पूछ रही होती हैं कि मारिसा कैसी स्टूडेंट है तुम्हारी। मदर की नज़र उस ब्रेसलेट पे जाती है और वो ब्रेसलेट उठाकर नुच को दे देती हैं, जो कि नुच बोलती है ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है, जबकि मदर बोलती है ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है, तुम्हें याद नहीं शादी के टाइम में तुमने ऐसा ही एक ब्रेसलेट पहन रखा था। ब्रेसलेट को देखकर नुच सोच में पड़ जाती है कि जो टाइम ने मुझे ब्रेसलेट दिया था वो तो मैंने एक बॉक्स में करके अपना आर्ट गैलरी में रख रखा है, ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। नुच अपना ब्रेसलेट लेकर आर्ट गैलरी पहुंचती है और वो चेक करती है कि उसका पुराना ब्रेसलेट उस बॉक्स में है भी कि नहीं। जब वो बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि टाइम को दिया हुआ ब्रेसलेट उस बॉक्स में ही है, तो वो दो ब्रेसलेट सेम देख के कंफ्यूज हो जाती है। वहीं पीछे से मारिसा आके बोलती है ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं मेरा है, जिसे देखकर नुच बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। मारिसा नुच को बोलती है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जो टाइम की गर्लफ्रेंड थी, या मैं बोलूँ कि टाइम की गर्लफ्रेंड हो। एक भाई से तुमने शादी करी और दूसरे भाई को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली नुच। डबल मेहनत का तुम्हें उतना तो पे मिलता नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी पेमेंट तो बहुत ज़्यादा कम है, मगर सर्विस तुम्हें दो को देना पड़ती है। इतना सुनते ही नुच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मारिसा से बहस करने लगती है। मारिसा को पूरी बात बताते हुए नुच बोलती है मेरा जो भी टाइम के साथ था वो शादी से पहले था और शादी के बाद हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मारिसा को बोलती है कि अब हम दोनों में सिर्फ और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का ही रिलेशन रह गया है। मारिसा नुच को बोलती है ऐसा लगता तो नहीं है, तुम दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को देखते हो वो भाभी का और देवर का रिलेशन तो लगता नहीं है। यहाँ पर मारिसा नुच पर गंदे आरोप भी लगाती है, जिसे सुनकर नुच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम शांत हो जाओ।
यहाँ पर मारिसन उससे ये भी पूछती है कि क्या ये सब बातें डैड को पता भी है, या अभी भी तुम टाइम के साथ रिलेशनशिप में हो और डैड को भी अपने साथ रख रखा है तुमने। इतना सुनते ही नुज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। मारिसा नुज को ब्लैकमेल करते हुए बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि डैड तक ये सारी बातें ना पहुँचे तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा टाइम मुझे लौटा दो। कुछ मारिसा की बात से एग्री करती है और उसे अश्योरिटी दिलाती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम तुम्हारे पास होल हार्टेडली वापस आ जाए। इसी मोड़ पे हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक कर दिया कीजिए। आप वीडियो देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए प्लीज़।